हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है 64th बीपीएससी, 65th बीपीएससी और 66 बीपीएससी के केमिस्ट्री सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अब चूंकि रिवीजन का टाइम है और यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और एक बात ये भी है कि आपको साइंस में जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उत्तर भी आपके ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखेंगे भी यहाँ पर एनालिसिस करने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 64th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है जिसमें कि आया था कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी सीख भी होगी, क्योंकि देखिए इसमें आपको पता है कि जो 7 पीएच वैल्यू होती है वो होती है उदासीन विलयन की। ठीक है, इससे जो कम होगा उसको बोलेंगे एसिडिक यानी कि अम्लीय विलयन, और इससे अधिक होगा उसको बोलेंगे बेसिक विलयन यानी क्षारीय विलयन। तो उदासीन विलयन होता है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि शुद्ध पानी जो है उसका भी जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। कई लोग इसमें गलती क्या किए थे कि इसमें केवल और केवल वो शुद्ध पानी नहीं तो उदासीन विलयन मार करके वो छोड़ दिए थे। वो एक ऑप्शन को देखें, हाँ ठीक है, उसके बाद वो देखना सही नहीं समझे। लेकिन आपका यहाँ पर जो पांचवा ऑप्शन भी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऐसे केस में क्या है ना कि साइंस पोर्शन में अधिकतर जो उत्तर रहते हैं उसमें आपको आंसर को देखना है और सभी आंसर को देखना है, क्योंकि कई सारे उत्तर सही हो सकते हैं। तो पीएच वैल्यू 7 है, तो शुद्ध पानी का भी होता है और उदासीन विलयन का भी होता है। तो साइंस में आपको खासा ध्यान रखना है कि हर एक उत्तर को आप ध्यान से देखेंगे। तो इसका उत्तर आपको मिल गया, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ई होगा। इसकी बात है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको सभी का पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, लेकिन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है एटॉमिक वेट का नंबर, और एक होता है एटॉमिक नंबर, इसका जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सोडियम है और ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें जो है 11 होता है। ठीक है, और इसका जो प्रोटॉन होगा वो भी 11 ही है और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर एक प्लस लगा देता है, इसका मतलब कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर ये चार्ज लग गया तो इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं रहा। तो न्यूट्रल में जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, और जो इसका एटॉमिक वेट होगा वो 23 होता है। तो अगर हमको निकालना है इसका एटॉमिक वेट ये है और एटॉमिक नंबर ये है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 23 में से 11 घटा देंगे, आ जाएगा उत्तर। तो हाइड्रोजन के केस में आपको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1H1, जो जनरल हाइड्रोजन होता है वो यही होता है। तो इसमें जो है वो एक प्रोटॉन है और एटॉमिक वेट भी 1 ही है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। तो एटॉमिक वेट मैंने आपकी अभी बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये अगर 1 है और इसका एटॉमिक वेट भी 1 ही है, तो 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो इसका उत्तर यही हो जाता है, इसके अलावा और कोई भी उत्तर इसमें नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 65th बीपीएससी के जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन का, उसको देखते हैं। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। लुसेंट की जब आप किताब पढ़िएगा या कोई भी आप किताब पढ़िएगा उसमें ये पहला ही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है वो लैवोजियर को माना जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप। अब फिर से है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अभी अभी आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ था, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी थी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान संख्या निकालनी है। द्रव्यमान संख्या आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या तो यहाँ पर 20 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नहीं मालूम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हुई है। तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो तत्व है वो आवेशित है, मतलब उसमें प्लस या माइनस चार्ज है। तो उस केस में क्या होता है, न्यूट्रल के केस में, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो ये 18 और 20 को जोड़ दीजिए, सीधा 38 आएगा इसका आंसर, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? फेमस क्वेश्चन है, जो आप पढ़िएगा, जो लूसेंट का किताब के जो पीछे में विविध करके दिया हुआ है उसमें ये इसका उत्तर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व में हम पता है आपको कि एक तरह के परमाणु होने चाहिए। अगर वो सोडियम का जैसे तत्व है तो इसमें जो है 11 है, तो एक परमाणु जो होगा वो सोडियम का ही होगा, उसमें किसी और का एंट्री नहीं होगा। तो एक रासायनिक तत्व जो होता है ना, एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु में एक परमाणु संख्या होती है। जो उस तत्व के एक परमाणु के जो नाभिक यानी न्यूक्लियस में जो मौजूदा प्रोटॉन की संख्या होती है वो होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ धातु, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम के ही परमाणु पाए जाएंगे। अधातु भी जैसे हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब में भी जो है आपके उसी के परमाणु रहेंगे। और जो उपधातु होते हैं ना, उपधातु में क्या होता है कि धातुओं की कुछ विशेषता और अधातुओं की कुछ विशेषता होती है। जैसे कि सिलिकॉन और आर्सेनिक, इसका भी अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन जो गैस होता है, यहाँ पर गैस लिख दिया है, तो गैस का कुछ फिक्स नहीं है, वो एक मिश्रण भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है एक तत्व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तत्व पूछा जा रहा है, तो इसका जो उत्तर होता है वो आपका सी नंबर ही होता है, यानी कि गैस ही होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान क्या है? 64th में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर पीएच वैल्यू कितना 7 पूछ रहा था, किसका था? तो वहाँ शुद्ध जल लिखा हुआ था, तो उसी से इसका आंसर मिल जाता है कि ये जो होता है वो 7 का होता है ना, शुद्ध जल का होता है। पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, ये तो आपको क्लियरली पता है ना। और ये जो है पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाता है ई। मैंने बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी कुछ होते हैं, तो इसमें ई हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 91 में आते हैं, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। देखिएगा, तो यहाँ जो उत्तर होना चाहिए वो केरोसिन होना चाहिए। ठीक है, केरोसिन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर सी और एच दोनों होता है। ठीक है ना, बाकी सभी में ऑक्सीजन होते हैं, सीमेंट में भी, कांच में भी, मिट्टी में भी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? अब ये फेमस क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको आसानी से पता है कि ये आइसोप्रीन होता है। ठीक है, बाकी सब जो बहुलक है, लेकिन प्राकृतिक रबर के बहुलक नहीं है। तो ये आपका उत्तर था। इसके अलावा था कि ग्लूकोज का सूत्र, ये भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें आपको पता है कि C6H12O6 होता है, तो इसमें भी कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद है CO समूह का आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? देखिए, इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे बहुत दिन पढ़ा हुआ हो गया है, लेकिन इसका ऑप्शन जो था वो 3 है, और मैंने ये एग्जाम में बनाया भी नहीं था। तो आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जो मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी ये समझाया हुआ नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं है, आप इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बाद है 65th BPSC का ही जो एग्ज़ाम पेपर दोबारा लिया गया था उसका क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, और उसके बाद तांबे के बर्तनों पर समथिंग कुछ दिया हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखिए, लोहे में जंग लगना आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन है, लकड़ी का जलना आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन है, तांबे के बर्तन पर कुछ काला धब्बा हुआ हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन पानी का उबलना जो है ये एक फिजिकल एग्जाम्पल है, आपका फिजिकल रिएक्शन है एक तरह से। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन का एक ये उदाहरण है क्योंकि भौतिक परिवर्तन में जो होता है ना, वो कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केमिकल में कुछ होता है कि एक नया चीज़ बन जाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो होता है वो भौतिक जो लेकिन जो भौतिक परिवर्तन में होता है वो सिर्फ गुणों में चेंजेस होते हैं, कोई नया चीज़ बन करके नहीं आता। तो इसमें पानी का उबलना जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद में तो कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसमें आपको पता है कि जो लौह वाला जो होगा, जो चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, उसमें आता है मैग्नीज, उसमें आता है आपका क्रोमियम, निकेल, बोरोन, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस तरह के कुछ आते हैं जो लौह अयस्क होते हैं, साथ में ही पाए जाते हैं। और अलौह खनिज में वो आते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि हुआ तांबा, जस्ता, सीसा, प्लैटिनियम, मैग्नीशियम, टीन, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि कोबाल्ट और टीन दोनों है, इसलिए उसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 5वां ऑप्शन हो जाएगा।
आपको मैं एक बार फिर से बताता हूं कि इन सब का उत्तर आप जो है ऑफिशियल बीपीएससी के साइट पे जो उत्तर दिया गया है उससे आप वेरीफाई एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद है ट्यूबलाइट और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो देखिए ग्लास जहाँ पर भी बात है ना वहाँ पर सिलिका आपको ज़रूर आंसर होगा, ठीक है। तो सिलिका तो इसमें ऑप्शन होगा। दूसरी बात है हम लोग चूना का भी यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन का भी यूज़ करते हैं। तो लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी होगा। तो 2 ऑप्शन हो गए, तो इसका आंसर जो होगा वो ई होगा। उसके अलावा निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत चालकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रजत की होती है, सिल्वर की होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ये भी आपको अच्छे से पता है कि ये जो ऑप्शन होगा वो क्या ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन। ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही है। फिर एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। एल्कोहल आपका होता है OH और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो COOH होता है। तो ऑक्सीजन जुट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और यही उत्तर भी होता है इसका, सिंपल सा। फिर नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब नाभिकीय रिएक्टर जुड़ गया तो यहाँ पर यूरेनियम होगा, ठीक है। और ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर यूरेनियम का ही हम लोग यूज़ करते हैं साधारणतः। तो इसका भी उत्तर आपको क्लियर होगा। फिर है कि फ्लोरीन और वॉकीवॉल, फ्लोरीन या वॉकीवॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है, ये मुझे नहीं पता है। और इसका जो उत्तर दिया हुआ है वो आप मैच कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 दी हुई है उसका उत्तर, और इसका आंसर मुझे रियली में नहीं मालूम है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इस पर। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर देगा तो आपका इसका उत्तर पता होना चाहिए कि इसमें 5 मारना है। उसके बाद अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। तो देखिए क्वथनांक मतलब आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये जो है वो एटॉमिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। और हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो एटॉमिक प्रेशर वहाँ पर घट जाता है, और जैसे ही एटॉमिक प्रेशर घटेगा यानी कि वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी इसका जो होता है वो घट जाता है। तो इसका भी उत्तर जो होगा वो घटता यानी 2 होगा। उसके बाद है 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब ये इजी था, ये एटॉमिक वेट है मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और ये आपका प्रोटॉन है। घटा दीजिएगा दोनों को, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 148। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। इसमें जो है आपका उत्तर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग किया जाता है नशे में ड्राइविंग की जांच करने के लिए, ठीक है। और ये जो होता है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोबारा भी पूछा जा सकता है। फिर चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है और इसमें लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके दूधिया गया जाता है, ये आपको आसानी से हो जाता ठीक। फिर पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। अब ये बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आपको अधूरा जलना लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी अधूरा जलेगा ना वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक घोल का pH वैल्यू 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो क्या होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, उसके बाद जो है 10 गुना कम हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें जो है ना आपका क्या हो जाएगा, देखिए pH वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है। तो pH वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 10⁻3, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा log 10⁻6, इस तरह से होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 10⁻6 है, 3 और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 3, 10⁻3 कट जाएगा 1000 गुना। तो 1000 गुना क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब्लिमेशन लूसेंट में पढ़ेंगे वहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो जो भी एग्जाम्पल होंगे उसको भी ज़रूर देखना है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है, अब बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसके लिए, इस तरह का होता है स्ट्रक्चर,
ठीक है। और यहाँ पर ये होता है, ये होता है और ये होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। और फिर उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो ये भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। इसका आंसर जो होगा आपका CHNO होगा, ठीक है, CHNO होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यूरिया का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये होता है NH2 का ट्वाइस और CO। इतना मुझे याद नहीं है, मैं देख करके ही बता रहा हूँ, लेकिन इतना पता है मुझे कि यूरिया में ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं। एग्जैक्टली फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, हालांकि आपको याद करके जाने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन पेपर 64, 65, 66 BPSC एग्जामिनेशन के। आपको जो है पूरी तरह से इसके जो उत्तर होंगे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और याद करके ही जाइएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं और जो न्यूमेरिकल होगा उस पर थोड़ा सा कमांड भी कर लीजिएगा कि कैसे निकाला जाता नहीं निकाला जाता है, क्योंकि उसी न्यूमेरिकल पे घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये केमिस्ट्री वाले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया। और इसमें क्या है कि आपको जितना भी केमिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लेना है अच्छे से, और उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। समझ करके जो फॉर्मूलाज हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो निकालने की जो प्रॉब्लम है वो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करके आप जाइए, कॉन्फिडेंट होकर के आपका सही होगा। धन्यवाद।